Hello students, I am Raman Sethi and we are discussing chapter number 9 of 9th class science. Name of our chapter is force and laws of motion and our today's topic is Newton's third law of motion. इससे पहले हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ डिस्कस कर चुके हैं. आज हमारा टॉपिक है न्यूटन का थर्ड लॉ. तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. कि न्यूटन के थर्ड लॉ की डेफिनेशन स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल सी है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अब एक्शन, रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट, ये चार वर्ड्स आपको कंसंट्रेट करना है इन चार वर्ड्स के ऊपर. तो क्या मीनिंग है इनका देखो. तो इसको थोड़ा कम डिटेल में एक्सप्लेन करके बोले हम तो क्या होगा कि अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं. मान लो एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगा रहा है तो जितनी फोर्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने सेकंड ऑब्जेक्ट पे लगाई, सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर उतनी ही फोर्स लगाएगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन लगाएगा. तो इसी लॉ को हम क्या बोला जाता है? न्यूटन का थर्ड लॉ. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन. कि फोर्स अप्लाइड बाय द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्शन फोर्स एंड द फोर्स अप्लाइड बाय द सेकंड ऑब्जेक्ट ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इन रिस्पॉन्स टू इट्स फोर्स इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स. ओके, तो न्यूटन थर्ड लॉ इसीलिए मैंने सिंपल सी डेफिनेशन लिख दी. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन. कि हर एक एक्शन मतलब एक्शन फोर्स के प्रति रिएक्शन फोर्स लगेगी. वो फोर्स इक्वल फोर्स होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी. तो इसलिए मैंने लिखा एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स. एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स इक्वल है तो इसमें इक्वल का साइन लगा दिया. अब अपोजिट भी है तो अपोजिट को शो करने के लिए मैंने लगाया नेगेटिव का साइन कि रिएक्शन फोर्स जो है एक्शन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है. तो न्यूटन थर्ड लॉ के कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो न्यूटन थर्ड लॉ हमारी डेली लाइफ में बहुत जगह भी यूज होता है. तो उसके एग्जांपल्स की बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल है वॉकिंग ऑन द रोड. कि हम ग्राउंड पर चलते हैं तो हमारा ग्राउंड पर चलना वो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे होगा. तो सबसे पहले तो आप सोचो कि जब हम ग्राउंड पे चलते हैं तो क्या हमारी फोर्स की वजह से चलते हैं क्या? वो नो, हम ग्राउंड पर अपनी फोर्स की वजह से नहीं चल रहे, अर्थ की फोर्स की वजह से चल रहे हैं. कैसे चल रहे हैं? एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को. तो वॉकिंग ऑन द रोड में क्या है कि जब हम ग्राउंड पर चलते हैं तो ग्राउंड पर चलने के लिए हम अपने फुट से ग्राउंड को, जमीन को बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं. अपने पैरों से ग्राउंड पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं. तो वो फोर्स क्या होती है? हमारी एक्शन फोर्स होती है. लेकिन जो अर्थ है वो हमारे पैरों को ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतनी फोर्स लगाती है जितनी हम अर्थ पे लगा रहे थे. तो हमने अर्थ पे फोर्स लगाई बैकवर्ड डायरेक्शन में और अर्थ ने हमारे पर फोर्स लगाई फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो हम अर्थ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाकर अर्थ से रिएक्शन फोर्स लेते हैं जो कि हमें आगे की तरफ मूव करवाती है, जिसकी वजह से हम जमीन पर चल पाते हैं. ओके, तो ये हो गया हमारा वॉकिंग ऑन द रोड का कंसेप्ट. देन सेकंड, डी बोर्डिंग फ्रॉम बोट. जब हम बोट से उतर रहे होते हैं किसी शोर पर, किसी मान लो समुद्र के किनारे हम बोटिंग कर रहे थे तो समुद्र के किनारे पर जब आए, जब बोट से उतरने लगेंगे, जब हम तो जब बोट से उतरेंगे तो क्या होगा? तो जैसे हम बोट से उतरते हैं तो बोट से जब बाहर की तरफ निकलते हैं तो बोट बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है. बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जंप करती है. हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में करते हैं और बोट बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है. तो वो क्या होता है? डी बोर्डिंग फ्रॉम बोट. उस टाइम पे क्या होता है कि जब हम बोट से बाहर निकलने के लिए बोट को बैकवर्ड डायरेक्शन में धकेलते हैं जिसकी वजह से बोट हमें पीछे की तरफ जाती हुई नजर आती है. लेकिन उस बोट ने जाते जाते हमारे पर रिएक्शन फोर्स लगा दी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हम बोट से बाहर निकल जाते हैं, बाहर जंप कर जाते हैं. ओके, देन थर्ड एग्जांपल इज रिकॉइलिंग ऑफ गन. कि जब हम एक गन से बुलेट फायर करते हैं तो जब गन से बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट किस डायरेक्शन में जाती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है. लेकिन क्या गन के अंदर भी मूवमेंट आती है क्या? तो यस, गन के अंदर भी मूवमेंट आती है बैकवर्ड डायरेक्शन में. हम बुलेट निकल के गई फॉरवर्ड डायरेक्शन में और गन ने झटका हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो जो गन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करी इन रिस्पॉन्स टू द फॉरवर्ड मोशन ऑफ बुलेट इज कॉल्ड रिकॉइलिंग ऑफ गन. तो ये इसलिए हुआ कि जब गन से बुलेट फायर नहीं की थी तो उस टाइम पे बुलेट भी रेस्ट में थी और गन भी रेस्ट में थी. लेकिन जैसे ही गन से हमने बुलेट फायर की तो बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गई क्योंकि जो गन के अंदर स्प्रिंग था उस स्प्रिंग की वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगी तो बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गई. लेकिन जाते जाते वो बुलेट जो है गन के ऊपर फोर्स लगा कर गई, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा के गई, जिसकी वजह से वो जो गन है वो वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में झटका लगा हमारे को. देन फोर्थ, रोइंग ऑफ ए बोट. जब हम बोट चलाते हैं तो बोट चलाने के लिए क्या करते हैं? जो बोट में ओर्स होते हैं वो ओर्स की हेल्प से वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में धकेलते हैं. तो वाटर के ऊपर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं
एक्शन फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जो वाटर है वो बोट के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यानी कि रिएक्शन फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से बोट हमारी आगे की तरफ मूव करेगी। इसी तरह से स्विमिंग का कंसेप्ट भी ले सकते हो आप। स्विमिंग में भी क्या होता है, स्विमिंग में भी हम जब अपने हाथों से वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में धकेलते हैं तो वाटर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि हम अपने हाथों से वाटर के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्शन फोर्स लगा रहे होते हैं। लेकिन जो वाटर है वो हमारे पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, उस फोर्स को क्या बोलेंगे, रिएक्शन फोर्स बोलेंगे। तो उस रिएक्शन फोर्स की वजह से हम आगे की तरफ मूव करते हैं, तो स्विमिंग कर पाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज प्रोपल्जन ऑफ रॉकेट। प्रोपल्जन ऑफ रॉकेट क्या, कि रॉकेट मूव कैसे करता है, कि जब हम रॉकेट के अंदर फ्यूल्स को जलाते हैं तो फ्यूल के जलाने से क्या होता है कि जो गैसेस निकलती है वो गैसेस नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। तो वो गैसेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फ्लोर है, अर्थ है, अर्थ के ऊपर भी फोर्स लगाती है, और जो आसपास की एयर है डाउनवर्ड साइड पे, उस एयर के ऊपर फोर्स लगाती है। तो वो क्या फोर्स है, एक्शन फोर्स है। लेकिन जो ग्राउंड और एयर जो है अपोजिट फोर्स लगाते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, दैट इज रिएक्शन फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से रॉकेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए फोर्स मिल जाती है, तो वो रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो इस तरह से रॉकेट की मूवमेंट होती है। तो देखो ये सारे कंसेप्ट जो हमने 6 एग्जांपल पढ़े, ये सारे के सारे न्यूटन के थर्ड लॉ का यूज करके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक एक करके मैंने सारे आपको एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। तो उसके बाद अब यहाँ पे कुछ नोट करने वाली बात है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपको सबको पता है कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन की डिस्कवरी की थी। तो न्यूटन ने क्या डिस्कवर किया था कि न्यूटन के सिर पे एक एप्पल आके गिरा तो उसने डिस्कवर कर दिया, ग्रेविटेशन डिस्कवर कर दिया। तो न्यूटन के माइंड में क्वेश्चन आया कि अगर अर्थ एप्पल को खींच रही है और न्यूटन का थर्ड लॉ अगर ट्रू है, कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि एक्शन टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, कि अर्थ ने एप्पल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई, इक्वल फोर्स जितने भी फोर्स लगाई ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई, जिसकी वजह से वो एप्पल अर्थ की तरफ आकर गिरा। लेकिन एप्पल ने भी तो अर्थ पे उतनी फोर्स लगाई है ना। तो क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ यही कहता है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स इक्वल है, जितनी फोर्स अर्थ एप्पल पे लगा रही है एप्पल भी अर्थ पे उतनी फोर्स लगा रहा है। लेकिन इसका रीजन क्या है कि अर्थ एप्पल की तरफ क्यों नहीं जाती, क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है। दो जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो लग रही है वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर लग रही है। एक्शन फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रही है एप्पल पे, ठीक है, अर्थ एप्पल पे एक्शन फोर्स लगा रही है, और एप्पल अर्थ पे क्या लगा रहा है, रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। अब वो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट तो है, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास, वो जो दो फोर्सेस लग रही है वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रही है। एक्शन फोर्स लग रही है एप्पल पर और रिएक्शन फोर्स लग रही है अर्थ पर। तो सेम फोर्स लग रही है दोनों ऑब्जेक्ट्स पे, लेकिन एप्पल का साइज छोटा है, मास कम है, वजन कम है, लेकिन अर्थ का साइज बड़ा है, मास भी ज्यादा है, वजन भी ज्यादा है। तो इस वजह से क्या होगा कि दो अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम फोर्स एक्ट कर रही है। तो इसका मतलब कि अगर जो हैवी ऑब्जेक्ट है उस हैवी ऑब्जेक्ट पर वो फोर्स इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है उसको अपनी तरफ पुल करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए। तो इस तरह से हम इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये मैंने नोट में अगर लिखा है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा इक्वल और मैग्नीट्यूड में होती है, लेकिन फिर भी जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो हैं वो दो ऑब्जेक्ट्स जिनके ऊपर लग रही होती है फोर्सेस, दोनों ऑब्जेक्ट में सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करती। दोनों को सेम फोर्स के साथ दोनों के ऊपर सेम फोर्स नहीं, दोनों के ऊपर सेम एक्सेलरेशन नहीं लगाती। तो क्यों नहीं लगाती, इसका रीजन ये है क्योंकि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो लग रही होती है वो हमेशा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर लग रही होती है, सेम ऑब्जेक्ट पर नहीं लग रही होती। और वो जो दो ऑब्जेक्ट है दोनों का मास अलग अलग हो सकता है। अगर मास सेम हुआ तो दोनों की मूवमेंट भी सेम डायरेक्शन में सेम होगी, सेम डिस्टेंस तक मूवमेंट होगी। लेकिन मास ज्यादातर दो ऑब्जेक्ट्स का सेम नहीं होता, एक्शन और रिएक्शन जिनके बीच में लग रही है, तो इसलिए एक्सेलरेशन भी सेम अमाउंट में नहीं आता। जो दोनों ऑब्जेक्ट मूव करते हैं वो सेम स्पीड पर मूव नहीं करते। तो इस तरह से आप इसी एग्जांपल में सोच सकते हो। रिकॉइलिंग ऑफ गन में जब गन से बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट तो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरती है, बहुत ज्यादा तेज स्पीड से चलती है, लेकिन जब गन वापस झटका मारती है, रिकॉइल करती है, तो उस टाइम पे क्या गन की स्पीड सेम होती है जितनी स्पीड से बुलेट गई थी, या क्या गन उतनी डिस्टेंस तक दूर जाकर गिरती है जितनी डिस्टेंस पर बुलेट जाकर गिरी थी? तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो बुलेट का मास है वो बहुत कम होता है और गन का मास जो ज्यादा होता है। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर लग रही होती है, तो इसलिए दोनों के अंदर सेम अमाउंट में एक्सेलरेशन नहीं क्रिएट कर पाती। ओके, ये हो गया हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ का कंसेप्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखते हैं क्या होता है।
डिस्कस कर लिया था कि मोमेंटम क्या होता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हमने मोमेंटम का कंसेप्ट पढ़ा था। अब आज का हमारा टॉपिक है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या है? इट स्टेट्स दैट टोटल मोमेंटा ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट्स remains constant or unchanged or conserved by the interaction between two objects provided no external forces are acting on them। क्या डेफिनेशन है? दोबारा से देख लेते हैं कि दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट जब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं मतलब टकरा रहे हैं या एक दूसरे से फायर हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है कि दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से कुछ ना कुछ इंटरेक्शन अगर कर रहे हैं तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का टोटल मोमेंटा मतलब मोमेंटम की प्लूरल फॉर्म को मोमेंटा लिखते हैं। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो टोटल मोमेंटा होगा, दो या दो से जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वो मोमेंटा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा, वैल्यू उतनी की उतनी रहेगी। बाय द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। बाय द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स का मतलब कि दो ऑब्जेक्ट्स जिनके बीच में इंटरेक्शन हो रही है, इंटरेक्शन होने से पहले दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, उन सारे ऑब्जेक्ट्स का टोटल मोमेंटम इंटरेक्शन से पहले कितना था और इंटरेक्शन होने के बाद उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स का जो टोटल मोमेंटा है वो कितना है, वो दोनों वैल्यूज सेम होगी। लेकिन ये कब होगी? एक कंडीशन है कि नो एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन देम, कि वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होनी चाहिए, वो एक दूसरे पे जस्ट अपनी फोर्स लगा रहे हों, उन दोनों के अलावा कोई और तीसरी फोर्स नहीं लग रही होनी चाहिए ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अब इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल लेके प्रूफ करके दिखाता हूं कि इससे एक फॉर्मूला बनेगा अपने पास, उस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे आगे कैलकुलेशंस करने के लिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास काम आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से रिलेटेड। टॉपिक का हेडिंग क्या देंगे? डेरिवेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के लॉ को प्रूव करने के लिए फॉर्मूला। तो इसके लिए पहले आप सपोज करो कि आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। ओके, तो ए का मास को मैं ले लेता हूं एम ए और बी के मास को ले लेता हूं मैं एम बी। ठीक है, अब मान लो कि ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, इनिशियल स्पीड से मूव कर रहे हैं। इसकी इनिशियल स्पीड है यू ए और इसकी इनिशियल स्पीड है यू बी, और ये यू ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है यू बी से। अब ए की इनिशियल स्पीड को यू ए लिख दिया, बी की इनिशियल स्पीड को यू बी लिख दिया, और मैंने बोला कि यू ए और यू बी जो है यू ए वाली स्पीड यू बी से ज्यादा है। ठीक है, तो अब और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ए वाला ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, बी वाला ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है। तो जब ए वाले की स्पीड बी वाले से ज्यादा है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम लाइन पर चल रहे हैं,
तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ए वाला ऑब्जेक्ट बी वाले ऑब्जेक्ट को आके टक्कर मारेगा, उसके बाद जब टकराएगा, स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करो या कोलाइड करेगा, तो क्या होगा, कोलिजन हुई, कोलिजन। जब कोलिजन होएगी तो क्या होगा, ए वाला ऑब्जेक्ट बी वाले पे फोर्स भी लगाएगा, ए वाला ऑब्जेक्ट बी वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा और बी वाला ऑब्जेक्ट ए वाले पे फोर्स लगाएगा। अब ए वाले ऑब्जेक्ट ने बी वाले पे जितनी फोर्स लगाई उसको हमने डिनोट कर दिया एफ ए से, और बी वाले ऑब्जेक्ट ने ए वाले पे फोर्स जो लगाई उसको हमने डिनोट कर दिया एफ बी से। अब न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये एफ ए वाली फोर्स और एफ बी वाली फोर्स इक्वल होनी चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए। तो इसी मेन कंसेप्ट का हम यूज करेंगे इस डेरिवेशन को करने के लिए। तो जब वो आपस में दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाकर टकराने के बाद टकरा के जब एक दूसरे से अलग होंगे, तो जब एक दूसरे से जब अलग होंगे तो उनकी स्पीड में चेंज आएगा, ए वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड और बी वाले ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट्स की स्पीड चेंज हो जाएगी, जितनी स्पीड से वो पहले चल रहे थे उस स्पीड से डिफरेंट स्पीड हो जाएगी। तो अब जब कोलिजन होने के बाद क्या हुआ कि ए वाले ऑब्जेक्ट और बी वाले ऑब्जेक्ट की जो फाइनल स्पीड बन गई, ए वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड को हमने डिनोट कर दिया वी ए से और बी वाले की स्पीड को डिनोट कर दिया वी बी से। ओके, तो किसी एक की स्पीड कम हो जाएगी, किसी एक की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो ये होगी हमारी बेसिक कंसेप्ट, बेसिक स्टोरी। क्या ए और बी दो बार से बताता हूँ, ए और बी दो ऑब्जेक्ट हैं, ए का मास एम ए, बी का मास एम बी से डिनोट करा। ए वाले की इनिशियल वेलोसिटी यू ए थी, बी वाले की इनिशियल वेलोसिटी यू बी थी। अब यू ए वाली वेलोसिटी यू बी से ज्यादा थी, मतलब ए की इनिशियल वेलोसिटी बी की इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा थी। ए वाला ऑब्जेक्ट और बी वाला ऑब्जेक्ट दोनों सेम डायरेक्शन में सेम लाइन ऑफ पाथ में मूव कर रहे थे, जिसकी वजह से ए और बी कुछ देर बाद आपस में आके टकराए। तो टकराने पर ए वाले ऑब्जेक्ट ने बी वाले पे फोर्स लगाई, उसको बोला एफ ए, और बी वाले ऑब्जेक्ट ने ए वाले पे फोर्स लगाई, उसको बोला एफ बी। तो जब टकराने के बाद जब अलग अलग हुए दोनों, तो अलग अलग होने के बाद जो उनकी स्पीड हुई, स्पीड को हमने बोला फाइनल स्पीड। ए वाले की फाइनल स्पीड को बी ए से डिनोट किया, बी वाले की फाइनल स्पीड को वी बी से डिनोट किया। तो ये सारा हमारा बेसिक कंसेप्ट है। इस चीज को आप ऊपर ये सारी टर्म्स आपने डिफाइन कर देनी है कि let two objects A and B, A is moving with initial velocity u, A and B is moving with initial velocity v। ये जो सारी स्टोरी मैंने आपको सुनाई है वो सारी स्टोरी आपने पहले ये डेरिवेशन करने से पहले लिख देनी है। ओके, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आपने कैलकुलेट करना है कि चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन ऑब्जेक्ट ए। ए वाले ऑब्जेक्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितनी आई, या फिर ये कह सकते हो कि फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑब्जेक्ट ऑन बी ऑब्जेक्ट, और फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट ए, उस फोर्स को हमने किससे डिनोट किया, एफ ए से। अब वो एफ ए फोर्स है तो फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एम ए इंटू वी ए माइनस एम ए इंटू वी ए माइनस यू ए बाय में टी, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम। हमने चेंज इन वेलोसिटी लिख दिया वी ए माइनस यू ए बाय में टी, ये ए ऑब्जेक्ट का होगा, इसको हमने लिखा इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन ऑब्जेक्ट बी, बी वाले ऑब्जेक्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितनी आई, या फिर ये कह सकते हो कि फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट बी, तो वो कितनी होगी, एफ बी। उसको हम कैसे लिखेंगे, एम बी इंटू वी बी माइनस यू बी बाय में टी, ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन में हमने ए वाले ऑब्जेक्ट ने कितनी फोर्स लगाई बी पे, उसको कैलकुलेट कर दिया, और सेकंड इक्वेशन में हमने क्या किया कि बी वाले ऑब्जेक्ट ने ए वाले पे कितनी फोर्स लगाई उसको कैलकुलेट कर दिया। अब क्या लिखोगे, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए। तो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस को इक्वल एंड अपोजिट लिख दो कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। बट अब यहां से क्या होगा, एफ ए और एफ बी इक्वल है, तो इट मींस एफ ए और एफ बी को इक्वल लिख दिया मैंने। लेकिन इक्वल के साथ साथ अपोजिट भी थे, जब अपोजिट थे तो इसलिए अपोजिट का साइन शो करने के लिए मैंने लगाया माइनस साथ में कि एफ ए इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ बी के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करूं तो एफ ए की जगह पे मैं लिखूं एम ए इंटू बी ए माइनस यू ए
बाय में टी इज इक्वल टू माइनस एफ बी की जगह पे क्या लिखेंगे, एम बी इंटू वी ए वी बी माइनस यू बी बाय में टी। अभी पहले टी क्या चीज है, टी क्या है, टाइम, कितने टाइम के लिए फोर्स लग रही है, तो कितने टाइम के लिए उनके बीच में कोलिजन रही है, तो वो टाइम तो इक्वल ही होगा ना, तो इसलिए टाइम से टाइम कैंसिल हो गया। अब जो बाकी की टर्म्स बच गई उसको लिखो, तो इसको मैं पहले पूरा वाला क्वेश्चन साफ कर रहा हूं। अब क्या होगा मेरे पास बच गया एम ए इंटू वी ए माइनस एम ए इंटू यू ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एम बी इंटू यू बी और माइनस माइनस प्लस एम बी इंटू सॉरी बी का वी बी एम बी इंटू यू बी। अब मैं क्या करूं कि u वाली टर्म सारी एक साइड पे इकट्ठी कर लेता हूं और v वाली टर्म सारी एक साइड पे इकट्ठी कर लेता हूं। तो मैंने लिखा कि एम ए इंटू बी ए और यहां पर मेरे पास v वाली टर्म थी एम बी इंटू वी बी, इधर नेगेटिव में थी उधर जाके पॉजिटिव में हो जाएगी, तो एम बी इंटू वी बी इक्वल टू इस साइड पे मेरे पास एम ए इंटू यहाँ पर यू ए आना था सॉरी, तो एम ए इंटू यू ए इस साइड पे नेगेटिव में था, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, तो एम ए इंटू यू ए प्लस एक ये जो टर्म पड़ी थी यू वाली मेरे पास एम बी इंटू यू बी। अब देखो अब यहां से क्या हो रहा है, ये एम ए इंटू बी ए ये क्या है,